हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अष्टांग हृदय का चैप्टर 1 आयुष्कामी अध्याय में विपाक तक पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो गुण कितने बताए गए हैं? द्रव्यों के गुणों का वर्णन। गुण कितने बताए गए? 20। आचार्य वाग्भट ने 20 गुरुवादी गुणों का वर्णन किया गया है। तो 20 गुण कौन कौन से होते हैं? गुरु मंदहीम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्याया। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्षण, सांद्र, मृदु और स्थिर, ये 10 गुण हैं और इन 10 के अपोजिट 10 और गुण होते हैं। तो टोटल गुण कितने बताए गए हैं? 20 गुण बताए गए। ठीक है। तो अष्टांग हृदय चैप्टर 1 में कितने गुणों का वर्णन किया गया है? 20 गुणों का वर्णन किया गया है। उन 20 गुणों को क्या कहते हैं? गुरुवादी गुण कहते हैं। तो गुरु मतलब क्या होता है? भारी, हैवी। तो गुरु का अपोजिट क्या होगा? भारी का अपोजिट क्या होता है? हल्का। मतलब गुरु का अपोजिट होता है लघु। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? मंद। मंद मतलब बहुत धीरे धीरे। तो धीरे का मतलब क्या होगा? तेज। तो उसका अपोजिट है तीक्ष्ण। फिर है शीत मतलब ठंडा। तो उसका अपोजिट उष्ण। उष्ण मतलब गर्म। स्निग्ध मतलब चिकना। तो स्निग्ध का अपोजिट क्या है? रुक्ष, ड्राई। श्लक्षण मतलब भी चिपचिपा या फिर चिकना टाइप ही समझ लो। तो श्लक्षण का अपोजिट क्या हुआ? खर मतलब बर्फ। सांद्र मतलब गाढ़ा, द्रव मतलब पतला। मृदु मतलब सॉफ्ट, कठिन मतलब हार्ड। स्थिर मतलब रुका हुआ, सर मतलब गतिशील। सूक्ष्म मतलब माइन्यूट और स्थूल मतलब मोटा। विशद मतलब विशद में ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा रुक्ष हो, खर हो, मतलब एक जैसे हम लकड़ी बहुत ज़्यादा सूखी हुई रहेगी तो वो आसानी से टूट जाएगी, तो वो विशद है। और पिच्छिल मतलब क्या होता है? चिपचिपा, उसको पिच्छिल बोलते हैं। ठीक है। तो कितने गुण बताए गए हैं? आचार्य वाग्भट ने 20 गुण बताए गए हैं गुरुवादी गुण। गुरु मंद हिम स्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति से विपर्याया। 10 ये है और 10 इनके अपोजिट गुण है। ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इनके सबके मीनिंग। गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, मंद मतलब चिरकारी मतलब धीरे धीरे चलने वाला, तीक्ष्ण मतलब तीखा, शीत मतलब शीतल ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, स्निग्ध चिकना, रुक्ष रूखा, श्लक्षण साफ, रफ खुरदुरा, खर खुरदुरा, सांद्र गाढ़ा, द्रव पतला, मृदु मतलब कोमल सॉफ्ट, कठिन मतलब हार्ड, अस्थिर मतलब अचल, सर मतलब चल, सूक्ष्म मतलब बारीक, स्थूल मतलब मोटा, विषय टूटने वाला और पिच्छिल मतलब लसीला। ठीक है। ऐसे 20 गुण बताए गए हैं और इन 20 गुणों को गुरुवादी गुण भी बोलते हैं और इनको शारीर गुण भी बोला गया है। ठीक है। तो गुरुवादी गुणों को क्या बोलते हैं? शारीर गुण बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आचार्य वाग्भट ने रोग और आरोग्य में जो कारण होते हैं कि व्यक्ति रोगी कैसे होता है और व्यक्ति में आरोग्य कैसे होता है, उसके लिए बताया है। काल अर्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगस्य विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम। मतलब क्या होता है? काल, अर्थ और कर्म। ठीक है। ये 3 चीज़ होती है। काल मतलब जो अपने मौसम होते हैं, सीजन, उसको बोलेंगे। अर्थ मतलब जो हमारी इंद्रियां होती है ना, पंच ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, उनके जो कर्म होते हैं वो। और कर्म क्या होता है? जो हमारी वाणी का कर्म होता है वो सब आएगा। ठीक है। तो काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या और अतियोग। हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग। हीन योग मतलब उसका नॉर्मल से कम होना, अतियोग मतलब उसका नॉर्मल से ज़्यादा होना, और मिथ्या योग मतलब कम ज़्यादा कुछ भी होना, मतलब कुछ अलग ही, सही से नहीं होना। तो उन सब से क्या होगा? रोग की उत्पत्ति होगी। तो काल, अर्थ, कर्म के हीन, मिथ्या और अतियोग से रोग की उत्पत्ति होती है। और इनका सम्यक योग हुआ मतलब जितना चाहिए उतना ही अगर हो रहा है, ऑप्टिमम अगर ये हो रहा है, तो उससे क्या होगा? व्यक्ति में आरोग्य रहेगा, व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल। तो काल क्या होता है? ये जो मौसम होता है उसको काल बोला है। शीतकाल, उष्णकाल और वर्षा काल, तो इन सबको काल बोला है। तो काल का अतियोग क्या होगा? शीत, उष्ण और वर्षा का अतियोग होना। मतलब शीत मतलब ठंड वाला मौसम, तो अगर ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही तो वो अतियोग है। उष्ण, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही तो वो अतियोग है। और वर्षा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो वो अतियोग है। हीन योग मतलब ठंड में ठंड के बजाय ठंड नहीं लग रही है, मतलब लग भी रही है तो बहुत कम लग रही है। गर्मी में भी बहुत कम गर्मी, मतलब नॉर्मल से कम। और बारिश में भी बहुत कम बारिश हो रही तो वो हीन योग।
और मिथ्यायोग मतलब सीमा से विपरीत। अगर ठंड में गर्मी हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, बारिश में ठंड लग रही है, तो ये मिथ्यायोग हो गया ना, कि जो होना चाहिए उससे कुछ अलग ही हो रहा है। तो ये हो गया काल का हीन, मिथ्या और अतियोग। ठीक है, अब आते हैं अर्थ। अर्थ मतलब श्रोत आदि ज्ञानेंद्रियों के जिन जिन विषयों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, श्रोत आदि 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, श्रोत, चक्षु, जिह्वा, त्वग, नेत्र। ठीक है, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। कौन कौन से? श्रोत, चक्षु, घ्राण मतलब नासिका, और जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। तो इनके जो विषय है, ये जिन विषयों को ग्रहण करती है, उनका अगर अतियोग, अयोग या मिथ्यायोग होना। ठीक है, अब श्रोत कौन से? मतलब श्रोत मतलब कर्णेंद्री। तो किन विषयों को ग्रहण करेगी? शब्द को ना, वो सुन रही है। चक्षु मतलब दर्शन, देख रही है, रूप को ग्रहण कर रही है। जिह्वा रस को ग्रहण कर रही है। घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण कर रही है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण कर रही है। तो ये इनके अर्थ हो गए। तो इनका अतियोग, हीनयोग और मिथ्यायोग होना। अतियोग मतलब अगर श्रोत इंद्रिय का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो अतियोग क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो हो जाएगा अतियोग। हीनयोग में मतलब बहुत धीरे, मतलब बहुत ही कम हो रहा है। और मिथ्यायोग में मतलब कुछ अनिष्ट कारक, मतलब कोई अपशब्द बोल रहा है, जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए वो बोल रहा है, वो चीज़ सुनाई दे रही है, मतलब जहाँ जो चीज़ सुननी है वो नहीं सुन रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? मिथ्यायोग हो जाएगा। ठीक है, और अर्थ क्या है? वाणी, मन और शरीर। मन, वचन और कर्म। मन, वचन और वाणी का क्या होना? मिथ्यायोग होना, अयोग होना या फिर अतियोग होना। ठीक है, तो वाणी का क्या होगा कि बहुत ज़ोर से बोलना तो अतियोग, बहुत धीरे बोलना तो हीनयोग, और कुछ गलत बोलना तो वो मिथ्यायोग। मन का बहुत ज़्यादा सोचना, कुछ भी नहीं सोचना है, फिर कुछ उल्टा सोचना, गलत सोचना। और शरीर का कि शरीर में कुछ किसी चीज़ का अतियोग हो रहा है, मतलब शरीर में जो हमारी हाथ पैर वगैरह इंद्रियाँ हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो अतियोग हो जाए। कुछ भी नहीं कर रहा, आलसी की बात ही पढ़ रहे हैं, तो वो हीनयोग हो गया। और मिथ्यायोग मतलब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारे शरीर को कुछ नुकसान होगा, तो वो मिथ्यायोग हो गया। ठीक है, तो काल, अर्थ और कर्म का मिथ्यायोग आपको समझ में आ गया। अब इनका सम्यक योग, मतलब इनका जो प्राकृत कर्म है, अगर वो सामान्य अवस्था में है तो फिर वो आरोग्य करेगा। ठीक है, तो आगे समझ में कि काल, अर्थ और कर्म के हीन, मिथ्या और अतियोग से क्या होता है? रोग होता है, और इनके सम्यक योग से आरोग्य होता है। ठीक है, अब इसके आगे आता है रोग व आरोग्य में भेद। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता। ठीक है, कि रोग किससे होता है? दोष वैषम्य से, और दोषों के साम्य से आरोग्यता होती है। दोष क्या होते हैं? दुष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं वो दोष है। तो दोष कौन से? वात, पित्त, कफ, 3 दोष है। अगर ये विषम अवस्था में है तो रोग उत्पन्न करेंगे, और अगर ये सम अवस्था में है तो ये रोगी को आरोग्यता उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जब दोष विषम अवस्था में होते तो रोग करते हैं, और वो सम अवस्था में होते हैं तो वो आरोग्य करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि रोग उत्पन्न कैसे होते हैं। पहला तो काल, अर्थ और कर्म के मिथ्यायोग, अयोग और हीनयोग से, और दूसरा क्या? दोषों की विषमता से रोग होता है। अब हम आगे देखेंगे कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, रोगों के भेद। तो अष्टांग हृदय में चैप्टर 1 में रोगों के 2 भेद बताए गए हैं। नीच आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विविधा स्मृता, कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, नीच और आगंतुज। तो नीच मतलब क्या होता है कि वात आदि भीतरी दोषों की विषमता से होने वाले, कि जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, अगर इनकी विषमता से रोग हो रहे हैं तो वो निज दोष होंगे, निज रोग होंगे। और आगंतुज के अभिघात आदि बाहरी कारणों से, मतलब एक्सीडेंट से, या फिर कुछ इंजरी हो गई, या फिर कुछ भी ऐसा कारण जो बाहर से आ रहा है हमारे शरीर में पहले से नहीं है, तो उससे जो रोग होंगे वो आगंतुज रोग है। ठीक है, तो 2 प्रकार के रोग होते हैं, नीच और आगंतुज। नीच क्या होते हैं? जो वात आदि दोष भीतर है शरीर के, उनकी विषमता से होते हैं, और आगंतुज जो अभिघात आदि बाहरी कारणों से होते हैं। ठीक है, अब क्या है? रोगों के अधिष्ठान, कि रोग कहाँ पर अधिष्ठान होते हैं, मतलब कहाँ पे अधिष्ठित होते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तेषां काय मनोभेदात अधिष्ठान अपि द्विविधा, मतलब रोगों के अधिष्ठान 2 प्रकार के, काय और मन। काय मतलब शरीर, रोग शरीर में भी होते हैं और मन में भी होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि 2 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, शारीरिक व्याधियाँ और मानसिक व्याधियाँ। तो काय मतलब क्या होता है? शरीर।
तो शरीर में कौन कौन सी आदि होती है? जर, रक्त, पित्त, काश, श्वास आदि। और मन में क्या होते हैं? अपस्मार, उन्माद, संन्यास, मूर्छा, मद, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये अधिष्ठान हो गए रोगों के। पहले हमने क्या देखा? रोग 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। और फिर है रोगों के 2 अधिष्ठान होते हैं, काय और मन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि शारीरिक दोष 3 होते हैं, वात, पित्त, कफ। शारीरिक दोषों की विषमता से रोग होते हैं। रोग 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। और रोगों के अधिष्ठान भी 2 होते हैं, काय और मन। ठीक है, अब पढ़ते हैं मानस दोष। ठीक है, तो रजस तमश्च मनसो दोष दोषावद उदाहरतो। ठीक है, मन के दोष कितने होते हैं? रज और तम, 2 दोष होते हैं। और मन में गुण, मानसिक गुण अगर पूछते हैं तो कितने होंगे? सत्व, रज और तम। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा पूछा जाता है कि त्रिगुण, त्रिगुण क्या है? तो त्रिगुण में क्या आएगा? सत्व, रज और तम। ठीक है, और अगर पूछते हैं मानसिक दोष बताओ, तो मानसिक दोष में आएगा रज और तम। ठीक है, और शारीरिक दोष में आएगा वात, पित्त और कफ। ठीक है, इनको त्रिगुण बोलते हैं, सत्व, रज, तम को। और अष्टांग संग्रह में क्या बोला है? महागुण भी बोला है। ठीक है, अब आगे आता है रोग की परीक्षा। मतलब हमारे पास कोई सा पेशेंट आ रहा है तो हम उसको एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास बस सबसे पहले आया तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा, हमको उसको डायग्नोसिस करनी पड़ेगी ना, कैसे न कैसे। तो रोगी की परीक्षा कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ आएगी, रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा। तो उसमें कन्फ्यूज़ मत होना, रोगी अभी हम पहले रोगी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 परीक्षा होती है रोगी की, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परीक्षित च रोगिण। ठीक है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ठीक है, ये 3 परीक्षा होती है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिविध परीक्षा। ठीक है, तो दर्शन मतलब क्या होता है? उसको देखेंगे कि अगर वो चल के आ रहा है तो हम उसको देखेंगे कि उसमें उसकी कंडीशन कैसी है। मतलब देख के भी पता चलता है ना कि हाँ इसको ये डिसीज़ हो रही है। अगर जॉन्डिस वाला होगा तो येलो होगा, एनीमिया वाला थोड़ा पेल दिखेगा। ठीक है, अगर मतलब वो बेहोशी की कंडीशन में आ रहा है कि बैठ के आ रहा है, चलते चलते आ रहा है, उसको देख के समझ में आएगा कि उसको कैसी डिसीज़ है। फिर स्पर्शन, स्पर्श मतलब हाथ से छू कर, मतलब स्पर्श करके हम देखते हैं ना कि उसकी पल्स चेक करते हैं, नाड़ी चेक करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर देखते हैं। तो स्पर्श से फिर हम टेंडरनेस चेक करते हैं। और प्रश्न पूछकर, क्या हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है सब। तो रोगी की परीक्षा कितनी होती है? 3, त्रिविध। ठीक है, अब आगे आता है रोग की परीक्षा। मतलब जो डिसीज़ है उसकी परीक्षा करेंगे कि कौन सी है, वो कैसे हुई है, उसमें सिम्टम्स क्या दिख रही है सब। तो रोग की परीक्षा में क्या आएगा? निदान, प्राग, रूप, लक्षण, उपशयाप्ति भी। तो रोग की परीक्षा 5 प्रकार है उसमें, मतलब 5 स्टेप से अपन ऐसा लिख सकते हैं, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, तो सबसे पहले निदान। निदान होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं निदान। तो निदान मतलब कोज को बोलते हैं। ठीक है, कि किस कोजेस जो होते हैं ना उनको निदान बोलते हैं, कि किस चीज़ से रोग हो रहा है, उसमें उसका कारण क्या है। कि अगर उसको फीवर हुआ है तो इसका कारण क्या है, अगर इसको मलेरिया हुआ है तो उसका कारण क्या होगा। हो सकता है इसको मच्छर ने काटा हो, तो वो जो मच्छर का काटना है वो उसका निदान है, उसका कोज है। ठीक है, फिर निदान के बाद क्या है? पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब अगर किसी को फीवर है तो फीवर होने से थोड़े से मतलब शाम तक या फिर थोड़ा टाइम पहले उसको ऐसा लगता है ना कि बॉडी एक हो रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा अनईजी फील होता है या फिर बॉडी एक होता है, वीकनेस टाइप लगती है, तो ये पूर्व रूप। रूप मतलब क्या होता है? उसके जो सिम्टम्स है। पूर्व रूप मतलब उसके जो सिम्टम्स, उसके पहले क्या चीज़ दिख रही है, वो पूर्व रूप है। ठीक है, फिर लक्षण। लक्षण मतलब तो क्या, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। ठीक है, कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया मतलब उसको फीवर है, मतलब ये उसका सिम्टम है। ठीक है, फिर उपशय। उपशय मतलब हम ना ऐसा कुछ आहार विहार देते हैं जिससे हमको समझ में आए कि वो डिसीज़ वही है। जैसे हम बोलते हैं उरु स्तंभ नामक एक व्याधि होती है, उसमें ना जॉइंट पेन होता है।
तो अगर हम उसमें ना स्नेहन कराते हैं, ठीक है, अगर उसमें अपन मालिश करते हैं, या फिर आम बात मतलब रोमेटोइड आर्थराइटिस, अगर हम उसमें मालिश करते हैं तो उसमें ना पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ डिसीज होते हैं जिसमें ना स्नेहन कराने से नहीं बढ़ता। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए उपचार की ज़रूरत है, ठीक है। और होती है संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी, पैथोजेनेसिस, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो जो डिसीज़ हो रही है उसका मतलब उसका पैटर्न क्या है, कि पहले कॉज के कांटेक्ट में आए, फिर उसकी बॉडी में ये चेंजेस हुआ, फिर उसमें ये सिम्टम्स हुए, फिर फाइनली डिसीज़ हो गई, तो वो होती है संप्राप्ति, ठीक है। तो ये हो गई रोग की परीक्षा 5, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपचार और संप्राप्ति। और रोगी की परीक्षा क्या थी? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ठीक है। मॉडर्न में रोगी की परीक्षा थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, इन सबसे करते हैं। थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, एक्सरे, कार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड, लिटमस पेपर, साइक्रोमीटर, इन सबसे कि इसको ये डिसीज़ होगी। हो गया। मानसिक दोष हो गए, रोग की परीक्षा हो गई, रोगी की परीक्षा हो गई। रोगी की परीक्षा त्रिविध परीक्षा होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। और रोग की परीक्षा होती है 5, निदान, पूर्व रूप, लक्षण और संप्राप्ति, ठीक है। अब पढ़ते हैं देश के बारे में। देश मतलब एक स्पेसिफिक एरिया होता है। तो देश यहाँ पे ना 2 प्रकार के देश बताएं। भूमि देह प्रभेदेन देशम आहुर द्विधा। आयुर्वेद की दृष्टि से देश 2 प्रकार के होते हैं, भूमि देश और देह देश। मतलब चिकित्सक के लिए दो प्रकार के देश होते हैं। एक तो वो जिसकी चिकित्सा कर रहा है, रोगी का शरीर भी एक प्रकार का देश, एक एरिया है ना, जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट करना है। और भूमि देश मतलब एक जो भूमि है, एक स्पेसिफिक जगह है, उसको भी देश बोलना है, ठीक है। तो भूमि देश ना 3 प्रकार के होते हैं। जांगलम वात भूयिष्ठम आनुपम तु कफोलबणम साधारणम सममलम त्रिधा भूदेशम आदिशेत। तो 3 प्रकार के देश होते हैं, जांगल देश, आनुप देश और साधारण देश, ठीक है। तो जांगम देश कैसे होता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है, ठीक है। हम ना जांगम देश से ना, नीचे लिखा है थोड़ा ज़्यादा डिटेल उसको देते हैं। जांगम देश क्या है? रूखा सूखा मरुस्थल, मतलब जो राजस्थान वाला एरिया है ना, हम उसको जांगम देश बोल देते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जल और वृक्ष बहुत कम होते हैं, पित्त, रक्तज और वातज रोग ज़्यादा होता है। दूसरा है आनुप देश, वो क्या, विपुल पर्वत और जल से, मतलब जो साउथ वाला या फिर आसम साइड का जो एरिया है ना, जहाँ पे नदी नाले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, पर्वत है, वहाँ पे कौन सी वादियाँ ज़्यादा होती है? कफ और वातज वाली। और साधारण देश मतलब जिनमें दोनों के लक्षण दिखे, जांगम और आनुप के, मतलब जो सामान्य एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मतलब वहाँ के व्यक्ति कैसे होते हैं? स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, और वहाँ पे ज़्यादातर डिसीज़ भी नहीं होती है। तो 3 प्रकार के देश होते हैं, जांगम, आनुप और साधारण देश। जांगम देश रूखा सूखा एरिया, वहाँ पे पित्त और रक्तज व्याधियाँ ज़्यादा होती है। आनुप वाला कैसे होता है? नदी नाले ज़्यादा होते हैं, जल पर्वत सब ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कफ और वातज व्याधियाँ होती हैं। और साधारण में दोनों के लक्षण मिलते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर व्याधियाँ नहीं होती और सुंदर स्वस्थ रहते हैं वहाँ के व्यक्ति। अब कालभेद, ठीक है। काल मतलब क्या होता है? एक तरह से टाइम बोल सकते हैं। तो क्या होता है? क्षण आदि व्याधेय अवस्था च कालो भेषज योग कृत, कि काल भी 2 प्रकार के बताए गए। क्षण मतलब प्रातः काल और सायं काल, ये जो नौसामान्य काल है। और रोग की अवस्था, कि जो हमारी व्याधि है वो आम अवस्था और जीर्ण। आम मतलब क्या होता है? अपक्व अवस्था। और जीर्ण मतलब पक्व अवस्था है, फिर पुराना। तो अगर रोग है वो अभी अभी हुआ है तो वो आम अवस्था में, और वो बहुत लंबे समय से कोई व्याधि है तो वो जीर्ण अवस्था में, ठीक है। अब काल हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं औषध। औषध मतलब मेडिसिन। तो औषध कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, शोधनम, समनम, चेती, समासाद औषध विधा। 2 प्रकार की औषध होती है, शोधन और शमन, ठीक है। तो शोधन मतलब क्या होता है? निकालना, शरीर से निकालना। वमन, विरेचन आदि विधियों द्वारा दोषों को निकालना शोधन कहलाता है। वह हमारे शरीर में कोई सा दोष है तो उसको हम अगर शरीर से बाहर ही निकाल देंगे तो व्याधि पूरी खत्म होगी ना, जड़ से खत्म हो जाएगी। उसको शोधन करते हैं, पूरा शरीर की शुद्धि कर देना। और शमन मतलब जो उभड़े हुए दोष है ना, उनको बस शांत करना। कि जो दोष है, प्राकृत अवस्था में दोष है, तो अगर वो दोष अपनी सामान्य अवस्था से थोड़े ज़्यादा बढ़ गए तो उनको कुछ मेडिसिन दे के उनको वहीं के वहीं दबा देना, तो वो शमन चिकित्सा। तो 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, शोधन
और शमन। शोधन में क्या होता है, दोषों को शरीर से बाहर निकालना, और शमन मतलब दोषों को, उबड़े हुए दोषों को शांत कर देना। ठीक है, अभी तो बहुत सारे नंबर वाली चीज़ें हो गई। क्या, सबसे पहले ये रोग के भेद, दो होते हैं, निज और आगंतुज। फिर हमने देखे रोग के अधिष्ठान काय और मन। फिर मानसिक दोष दो है, रज और तम। फिर रोगी की परीक्षा दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। फिर हमने देखा रोग की परीक्षा निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति। फिर देश, पहले तो 2 देश थे, भूमि और देह। फिर भूमि देश के 3 प्रकार थे, जांगम, साधारण और अनुप। फिर काल 2 प्रकार के थे, क्षण और रोग की अवस्था के हिसाब से। फिर औषधियाँ 2 प्रकार की, शोधन और शमन। ठीक है, इसके बाद आता है शारीरिक दोषों की चिकित्सा, कि हमारे शरीर में डिसीज़ हो गई। ठीक है, दोष विषम हुए तो डिसीज़ हुई, तो उनकी चिकित्सा कैसे करनी है। शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परम औषधम बस्ति विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। यहाँ पे ना पंचकर्म की एक टाइप से डेफिनेशन बताई है, फिर पंचकर्म को थोड़ा नॉर्मल इंट्रो में बताया गया है। आप लोग आयुर्वेद में आ गए तो आप लोगों ने पंचकर्म शब्द तो अभी तक सुन ही लिया होगा। तो पंचकर्म में क्या होता है, 5 प्रोसीजर्स होती है जो ना हमारे बॉडी को शुद्ध कर देती है। हमारी बॉडी में जितने भी विकृत अवस्था में दोष है ना, उनको बाहर निकालते हैं और शरीर में स्वस्थता उत्पन्न करती है। ठीक है, तो क्या है, शरीर संबंधी दोषों की उत्तम चिकित्सा इस प्रकार की जाती है कि अगर वात दोष कोई सी व्याधि हो रही है तो उसकी चिकित्सा बस्ती से करेंगे, पित्त की चिकित्सा विरेचन से, और कफ की चिकित्सा वमन से करते हैं। तो वात दोष में तेल, पित्त में घृत और कफ में मधु का प्रयोग उत्तम है। ठीक है, समन चिकित्सा के लिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं चिकित्सा। ठीक है, वात, पित्त और कफ। तो वात में क्या करेंगे, बस्ती। ठीक है, पित्त में विरेचन और कफ में वमन। ठीक है, वात को शमन करने के लिए उत्तम क्या है, तेल। पित्त शामक क्या है, घृत। और कफ शामक मधु। मधु मतलब शहद। ठीक है, तो ये हो गई चिकित्सा शारीरिक दोषों की। वात में बस्ती देंगे, पित्त में विरेचन और कफ में वमन। वात तो चिकित्सा में उत्तम है तेल, पित्त में घृत और कफ में मधु। ठीक, तो शरीर जानां दोषाणां क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तेलम घृतम मधु। अब शारीरिक दोष अपन ने देखे थे, वात, पित्त, कफ, 3 शारीरिक दोष होते, तो उनकी चिकित्सा देख ली। अब मानसिक दोष कौन कौन से थे, रज और तम। ठीक है, तो उनकी चिकित्सा धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। ठीक है, बुद्धि तथा धैर्य से व्यवहार करना, और आत्मा आदि विज्ञान मतलब कौन मेरा है, क्या मेरा बल है, या कौन सा देश है, कौन मेरे लिए सहायक है, उन सब का विचार करना क्या है, मानसिक दोषों की चिकित्सा है। ठीक है, कि मन में कोई व्याधि हो रही है तो वो मन में कुछ विकार उत्पन्न होगा तभी होगी। तो हमको ना हमारे आत्मा आदि व्यवहार हमें मतलब हर चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हितकारक है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अहितकारक है, उन सब का विचार करके और बुद्धि और धैर्य के साथ अगर हम व्यवहार करेंगे तो हमारे शरीर में जितनी भी मानसिक व्याधियाँ हैं ना वो सब ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब है चिकित्सा के 4 पाठ। यह अष्टांग हृदय का बोल सकते कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनमें से ये एक है। और इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है, हर बार एक नए क्वेश्चन इसमें आता है। या तो पूरा पूछ लेते हैं 5 नंबर में चिकित्सा के 4 पाठ बताओ, या फिर किसी भी एक के बारे में पूछ लेंगे कि आप विषय रोगी किसी के भी बारे में बताओ। तो चिकित्सा के 4 पाठ, चिकित्सा मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए 4 चीज़ें कौन सी ज़रूरी है, ट्रीटमेंट के लिए जो 4 चीज़ें जरूरी है उनको क्या बोले, चिकित्सा के 4 पाठ। विषक द्रव्याणुपस्थाता रोगी पाच चतुष्टयम चिकित्सा निर्दिष्टम प्रत्येक सच्च चतुर्गुणम। ठीक है, तो 4 पाठ कौन से, विषक मतलब डॉक्टर वैद्य, द्रव्य मतलब औषधि मेडिसिन, उपस्थाता मतलब परिचारक मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होता है ना वो, और चौथा है रोगी। रोगी भी तो होना जरूरी है ना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या क्या चिकित्सा के चतुर्पाद में, विषक, ठीक है, द्रव्य, उपस्थाता और
रोगी। विषय मतलब डॉक्टर, द्रव्य मतलब मेडिसिन, यहाँ पे डॉक्टर, उपस्थाता मतलब नर्सिंग स्टाफ या फिर कुछ घर से ही कोई जो उसका ध्यान रखने वाला हो, स्पेशल तो नर्सिंग स्टाफ के बारे में ही बोला है। और रोगी मतलब पेशेंट। ठीक है, तो चिकित्सा के चतुष्पाद क्या है? विषय, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। इन चारों के बिना चिकित्सा सही से नहीं होती, और अगर इन चारों में से कोई भी अगर एक भी एब्सेंट है तो चिकित्सा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कभी कभी मतलब जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कृच्च साध्य याप्य वैद्य, उनमें भी इनका इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सी डिसीज़ को ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है कि इन चारों में से किसी एक में के जो 4 गुण बताए उनमें कमी है, या फिर इनमें से कोई एब्सेंट है। तो हमको 4 शब्द तो समझ में आ गए, विषय, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। इन चारों के भी 4-4 गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषय मतलब डॉक्टर के 4 गुण। दक्षस् तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दष्ट कर्मा शुचि विषय। ये वाला श्लोक तो आप याद कर लेना, और इन चारों के भी आपको एक एक लाइन का श्लोक है वो आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शब्द तो वही याद रखना है, बस वो श्लोक फॉर्म में याद रखना है। तो क्या है? दक्षस् तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दष्ट कर्मा शुचि विषय। तो दक्ष मतलब क्या होता है? चिकित्सा कर्म में कुशल, मतलब वो हर चीज़ से वो श्रेष्ठ हो, उससे बहुत बार प्रैक्टिस करी हो, वो हर काम करने में इतना कुशल हो कि उससे कोई भी काम गलत नहीं हो। तीर्थ मतलब शास्त्र से, और शास्त्र के अर्थ को ग्रहण करा हो, उसने अच्छे से आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ा हो। दष्ट कर्मा मतलब चिकित्सा की विधियों को जिसने अनेक बार देखा हो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको देखना भी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। और सूची, जो शरीर व आचरण से पवित्र हो। ठीक है, तो ये 4 हो गए। दक्ष मतलब हर चीज़ में कुशल, तीर्थ मतलब उसने शास्त्रों का ज्ञान किया हो, दृष्टि करना उसने सारी चीज़ों को अच्छे सर्जरी वगैरह सब कुछ अच्छे से देखा हो, और सूची मतलब उसको शरीर, मन और आचरण से वो पवित्र हो। यह हो गए वैद्य के 4 गुण। उसके बाद आते हैं औषध के 4 गुण। औषध मतलब मेडिसिन। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। बहुकल्प मतलब स्वरस, क्वाथ, फांट, मतलब उसको हर फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं, कि हम उसकी टैबलेट भी दे सकते हैं, सिरप भी दे सकते हैं, ऐसे जूस के रूप में। इन सब में आगे आप नेक्स्ट ईयर भेषज कल्प में पढ़ेंगे, स्वरस कल्प ये सब। ठीक है, फिर बहुगुण, कि जो औषध में जितने भी गुण होने चाहिए ना उसमें सारे गुण हो। संपन्न मतलब अपने गुण संपत्ति से संपन्न हो, कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये सब चीज़। और योग्य, रोग रोगी देश काल आदि के अनुकूल हो। ठीक है, बहुकुल मतलब बहुकल्प मतलब उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बहुगुण इसमें जितने गुण होने चाहिए सारे गुण हो। संपन्न मतलब उसकी क्वालिटीज़ हो और बहुत अच्छे से हो। और योग्य मतलब रोग रोगी देश काल सबके अनुकूल, मतलब किसी भी जगह पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है परिचारक मतलब उपस्थाता, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह होता है ना वो। अनुरक्त सुचिर दक्ष बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त मतलब रोगी से स्नेह रखने वाला, मतलब रोगी से अच्छे से बात करने वाला, उसे गुस्सा नहीं करने वाला, उसकी बातों को सुनने वाला। सूची मतलब स्वच्छता रखने वाला, खान पान इन सब में, कि वही उपस्थाता ही जो रोगी का ध्यान रखेगा, तो उन सब में अगर वो साफ़ सफाई रखेगा तो उसको उसका जो डिसीज़ है वो जल्दी ठीक होगी। दक्ष मतलब कुशल। ठीक है, और बुद्धिमान होना चाहिए, कि अपने समय के हिसाब से ना थोड़ा खुद की बुद्धि लगा के भी काम कर ले। तो 4 क्या? अनुरक्त रोगी से स्नेह करने वाला, साफ सफाई रखने वाला, हर काम में कुशल और बुद्धिमान। अगला है रोगी के 4 लक्षण, कि पेशेंट कैसा होना चाहिए। आढ्यो रोगी विषय वश्यो ज्ञापको सत्ववान अपि। आढ्य मतलब धन जन से संपन्न, मतलब वो धनवान भी होना चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर्स भी होने चाहिए। ठीक है, तभी उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पैसे होंगे तभी हम चिकित्सा करेंगे, लेकिन अगर हम कि सबकी अगर ऐसे ही चिकित्सा करेंगे तो फिर हमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और थोड़ा तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है तो वो ला सके, और जन मतलब उसके फैमिली में कोई ना कोई होना चाहिए उसका ध्यान रखने वाला। फिर भिषक वैश्य, वैद्य की आज्ञा अनुसार औषध और पथ्य, मतलब जो डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ये मेडिसिन इस टाइम पे लेनी है, आपको ये चीज़ नहीं खानी है, तो उसकी बातों को मानने वाला। ज्ञापक, अपने सुख दुख में कहने में सक्षम, मतलब वो डॉक्टर को सारी बातें बता रहा है, मतलब उसे कुछ छुपा नहीं रहा है कि मुझे ये भी डिसीज़ थी, तो उसने छुपा ही नहीं, उसने सब कुछ बता दिया। और सत्ववान
मानसिक शक्ति संपन्न, कि अगर हम उसको मतलब किसी भी अगर हम कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें घबरा नहीं रहा हो, सत्ववान होना चाहिए। तो आर्य मतलब जन धन से संपन्न होना चाहिए, वैद्य की आज्ञा मानने वाला, सुख दुख कहने वाला और सभी प्रकार के कष्टों को सहने वाला। तो ये हो गए, इसको हम षोडश कला भी बोलते हैं। ठीक है, षोडश कला मतलब 16 चीज़ें। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है षोडश कला क्या है, तो क्या है ये जो 4 है, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इनके 4 गुण बताए गए वो है। ठीक है, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। ठीक है, अब इसके बाद आता है साध्य और असाध्य व्याधियाँ। साध्य मतलब कौन सी डिसीज़ ऐसी जिसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं, और असाध्य मतलब जिसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे तो 2 प्रकार है, पहले तो साध्य और असाध्य, मतलब उसकी प्रोग्नोसिस के हिसाब से उसको 2 भागों में बांटा है, साध्य और असाध्य। फिर उनको भी 2 है, साध्य में 2 है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। मतलब एक इजीली ट्रीट हो जाएगी और एक ट्रीट हो जाएगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर असाध्य के 2 प्रकार है, याप्य और अनुपक्रम। याप्य मतलब कुछ दिन तक चिकित्सा द्वारा उसको चलाने योग्य, मतलब हम जब तक चिकित्सा करें जब तक वो रोगी ठीक रहेगा। और अनुपक्रम मतलब वो चिकित्सा के अयोग्य, कि हमको उसकी फैमिली को बोल देना चाहिए कि अब आप इनकी घर जाके सेवा कीजिए, इनका चिकित्सा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं साध्य। पहले तो हमने जो क्लासिफिकेशन देखा वो साध्य असाध्य यदि व्याधि द्विविधा तो पुनर्द्विधा। साध्य और असाध्य 2 है, फिर पुनर्द्विधा क्या, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्यो यश्च अनुपक्रम। तो क्या है, 2 प्रकार की व्याधियाँ हैं। ठीक है, साध्य और असाध्य। तो साध्य 2 है, सुख साध्य हो गई और कृच्छ साध्य हो गई। फिर असाध्य में भी 2 है, याप्य और अनुपक्रम। उपक्रम मतलब चिकित्सा होती, तो अनुपक्रम मतलब चिकित्सा नहीं करनी है जिसकी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब जो 4 हमने पढ़े, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और प्रत्याख्य, तो कौन सा रोगी सुख साध्य होगा, कौन सा कृच्छ साध्य होगा, उस रोगी के लक्षण है कि हमको पहले रोगी के लक्षण देख के हमको कंफर्म करना है ना कि उसकी चिकित्सा करनी है या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं सुख साध्य के लक्षण। सर्व औषध शमे देहे पुनः पुंसो जितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वग्र रूप रूपो अनुद्रव अतुल्य दुष्य देश ऋतु प्रकृति पाद संपदि ग्रहेषु अनुगुणेषु एक दोष मार्गो नवः सुख। मतलब क्या है, जिस रोगी का शरीर सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों को सहन करने में समर्थ हो, मतलब वो बलवान हो, उस पर अगर हम इंजेक्शन लगा रहे हैं या फिर जो भी आगे प्रोसीजर्स अगर हम वो कर रहे हैं तो उनको सहन करने वाला हो, वो युवक हो, वो बालक और वृद्ध नहीं हो। क्योंकि बालक और वृद्ध के चिकित्सा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लेकिन युवक की चिकित्सा करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जितेंद्रिय, उसकी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण हो, जिसका रोग किसी मर्म स्थल में नहीं हो, मतलब ऐसा उसको जो कोई डिसीज़ है वो किसी वाइटल ऑर्गन में नहीं हो, जिस रोग के उत्पादक हेतु पुरुरूप रूप आदि थोड़े तथा सामान्य हो। मतलब हमने जो अभी देखा था रोग की परीक्षा में हमने देखा था निदान, पुरुरूप, ये सब, तो वो सब ज़्यादा मात्रा में उसके लक्षण वगैरह ज़्यादा निदान नहीं हो, थोड़े हो और सामान्य हो, ज़्यादा विग्रस्त नहीं हो। ठीक है, जिसमें अभी तक कोई उपद्रव नहीं हो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ हो, दुष्य दोष ऋतु प्रकृति सामान्य न हो। ठीक है, मतलब जितने भी दोष दुष्य ये सब है ना, अगर वो समान प्रकृति वाले हो गए, ठीक है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो जाएगी तो डिसीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसलिए। और जो चिकित्सा के 4 पाद है ना, उनके सारे गुणों से संपन्न हो, सूर्य चंद्र आदि ग्रह अनुकूल हो, रोग एक दोष से उत्पन्न हो, ठीक है, और एक मार्ग में हो, और रोग नया नया हो। ये सब क्या है, सुख साध्य है ये डिसीज। कि जो व्यक्ति है हमारे पास, जो रोगी आ रहा है वो चिकित्सा को सहन करने वाला, युवा हो, मर्म में व्याधि नहीं हो, लक्षण वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहे हो, चिकित्सा के 4 पाद सभी गुणों से सक्षम हो, रोग नया हो, एक दोष वाला हो, एक मार्ग में हो। ठीक है, आगे देखते हैं कष्ट साध्य रोग के लक्षण। शस्त्र आदि साधनम कृच्छ संकरे च ततोगत। मतलब कृच्छ मतलब क्या होता है, कष्ट से साध्य हो। जो कष्ट साध्य वे रोग है जिनमें शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म या विष आदि के प्रयोग किया जाते हैं। जिन रोगों में ऊपर कहे गए सुख साध्य के लक्षण
मिले जुले हो और पूर्ण रूप से विद्यमान न हो। मतलब जो हमने सुख साध्य के लक्षण पढ़े हैं ना, उसमें से कुछ लक्षण कम हो, कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। और उनको क्या, उनकी चिकित्सा करने में क्या है, शस्त्र, क्षार, अग्नि और विष का प्रयोग किया गया। शस्त्र मतलब अगर हम उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ करना हो, क्षार कर्म, अग्नि कर्म आयुर्वेद की कुछ प्रोसीजर्स है, या फिर विष का प्रयोग करके अगर हम उनको ठीक करते हैं तो वो कष्ट साध्य रोग है, ठीक है। सुख साध्य वाले तो आपको याद होंगे। और जैसे हमने देखा था कि वो एक दोष में हो, तो कष्ट साध्य में हो सकता है कि 2 दोष आ जाएंगे, ठीक है। रोगी थोड़ा कमज़ोर होगा, ये सब चीज़ें होगी। तो सुख साध्य के 2 भेद हमने देख लिए, साध्य के 2 देख लिए हमने, सुख साध्य और कष्ट साध्य। अब आते हैं असाध्य के। तो असाध्य में आता है याप्य रोगों के लक्षण। शेषत्वाद आयुषो याप्य पथ्याभ्यास विपर्य, कि उस रोग को याप्य कहते हैं जिसमें सुख साध्य के लक्षणों के विपरीत लक्षण दिखे, ठीक है। किंतु आयु के शेष रहने के कारण और पथ्य, आहार विहार और औषध के अभ्यास के कारण रोगी चल फिर सकता हो। कि जो हमने सुख साध्य में लक्षण देखे ना, सारे उनके अपोजिट लक्षण वाले। लेकिन ऐसा है कि हाँ, बस उसकी आयु शेष है, और अभी जो हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं, हम उसको जो परहेज रखने को बोल रहे हैं, पथ्य का बोल रहे हैं, वो सभी वो पालन कर रहा हो, तो जब तक वो पालन करेगा ना, जब तक उसकी डिसीज ठीक रहेगी, वो जब तक उसका जीवन यापन हो सकता है, तो उनको याप्य बोलते हैं। अब अगला है अनुपक्रम या प्रत्याख्य। अनुपक्रम को प्रत्याख्य भी बोला है। अनुपक्रम एवं स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्य औशोक्य मोहार अतिकृत दृष्ट अरिष्टो अक्षनासन। अनुपक्रम क्या बोलते हैं, सुख साध्य के अत्यंत विपरीत, मतलब उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। और सुख के मोह और अति बेचैनी वाले लक्षण होंगे, मतलब उसको भ्रम हो रहा होगा, उसको कुछ, मतलब जो चीज़ सामने है उसके अलावा कुछ और ही दिखाई दे रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी। और अरिष्ट लक्षण, अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं, मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं, कि मृत्यु के पहले जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना, अगर उनमें से कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो वो अरिष्ट लक्षण है। और उसी ज्ञानेंद्रियों का नाश हो रहा है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ ना, श्रोत, चक्षु, घ्राण, जिह्वा और त्वचा, उसका नाश हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो फिर अप्रत्याख्य है वो रोग, मतलब उसको ट्रीट करना ही नहीं है, बस उनको बोल दो कि आप बस इनकी जाके सेवा कीजिए। मतलब वो व्यक्ति बहुत बेचैन है, हाथ पैर पटक रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचान रहा है, ये सब अगर लक्षण दिख रहे हैं तो वो क्या है, प्रत्याख्य रोग है, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार की व्याधियाँ देख ली, सब प्रोग्नोसिस के हिसाब से, सुख साध्य, कष्ट साध्य, याप्य और प्रत्याख्य, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं त्याज्य रोगी, ठीक है। त्याज्य रोगी क्या होता है, ऐसे रोगी जिनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, मतलब भले उनमें सुख साध्य के लक्षण दिख रहे कुछ भी हो, लेकिन उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन से हैं, त्यजेत आर्थोभिषक भूपेर दृष्टम तेषाम विषम हीन उपकरण व्यग्रम अविधेयम गत आयुषम चंडम शोकातुरम भीरु कतग्रम वैद्यमानिनम। तो जिससे राजा या महाजन द्वेष करता हो, ठीक है, और जो स्वयं अपना द्वेषी हो, मतलब जिससे ना दूसरे जो राजा वगैरह ना वो द्वेष करते हो, जो राजाओं से द्वेष करता हो, वैद्य से द्वेष करता हो, जिसके पास चिकित्सा के लिए उपयोगी साधन नहीं हो, जो चिकित्सा कराने में सक्रिय न हो, इधर उधर भटकता हो, जो चिकित्सक की आज्ञा नहीं मानता हो, जो गत आयु हो, मतलब जो अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, जो अत्यंत क्रोधी हो, पुत्र स्त्री धन आदि का नाश हो गया हो, डरपोक हो, जो दूसरों द्वारा किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, जो वैद्य अभिमानी, मतलब जो वैद्य का ज्ञान न हो, जिसमें वैद्य का ज्ञान न हो कि वैद्य कैसे काम करता है वो नहीं समझता है, तो उन सब का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, जिससे ना राजा महाजन सब द्वेष करते हैं, और जो स्वयं से भी द्वेष करता हो, जिसके पास कुछ भी सामग्री नहीं हो, जो डरपोक हो, या फिर ज्योतिष वगैरह ने बोल दिया हो कि हाँ अब इसकी मृत्यु निकट है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, जो क्रोधी हो, जिसके पुत्र स्त्री सबका नाश हो गया, उससे वो दुखी हो, जो वैद्य की बातों को नहीं मानता हो, तो उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी चिकित्सा करने से वो ना ही उसका चिकित्सा पे कोई असर पड़ेगा, और वैद्य को ही अपमान का भागीदार बनना पड़ेगा, ठीक है। अब इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में बताया। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम इसको एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, बस टॉपिक्स का नाम देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमने बृहत्त्रय लघुत्रय के बारे में पढ़ा, फिर हमने आयु की परिभाषा पढ़ी, आयु के लक्षण पढ़े, आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा, अवतरण,
आयुर्वेद के जो 8 अंग बताए, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान। फिर दोष पढ़े वात पित्त कफ, उनकी विकृत अवस्था, वय, दोषों की अग्नि, कोष्ठ। फिर वात पित्त कफ के गुण पढ़े, मल, धातु, रस। फिर वीर्य, विपाक, गुणों के बारे में पढ़ा हमने, 20 प्रकार के गुण होते हैं। फिर रोग और आरोग्यता कैसे आती है, रोग दोष वे समय से रोग होता है, साम्यावस्था से आरोग्यता होती है। 2 प्रकार के रोग होते हैं, 2 प्रकार के उनके अधिष्ठान है, 2 मानसिक दोष है। फिर रोग की परीक्षा, रोगी की परीक्षा, देश, काल, औषध के भेद। फिर चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़े हमने, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और प्रत्याख्य रोग पढ़े। ठीक है, और किन रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इस अध्याय में लास्ट में बताया है कि जो जितने भी स्थान है ना अष्टांग हृदय में, सूत्र स्थान, शारीर, निदान, चिकित्सा, कल्प सिद्धि और उत्तर स्थान, तो उनमें कितने कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स के नाम है। तो ये तो आप सूत्र स्थान अभी आप लोगों को, तो आप ना सूत्र स्थान के चैप्टर्स के नाम याद कर लीजिएगा। बाकी आप आगे इनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं इनको पढ़ना, बस इतना कि किस स्थान में कितने चैप्टर्स हैं। सूत्र स्थान में कितने हैं, 30 चैप्टर है। ठीक है, शारीर में कितने हैं, 6, निदान में कितने हैं, 16, चिकित्सा में 22, कल्प सिद्धि में 6, और उत्तर तंत्र में कितने हैं, 40। ठीक है, तो इस प्रकार अष्टांग हृदय में 6 स्थान है और 120 चैप्टर है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट आयुष्कामी अध्याय ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।